नेपाल में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचे नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी। चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जताई थी। झील फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा है। खतरे की वजह से रसुआ जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। चीन ने भी तिब्बत में लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। नेपाल के ताजा हालात बता रही है संवाददाता अरुणिमा। एक आपदा से जूझ रहा नेपाल अब दूसरी आपदा का खतरा भी झेल रहा है। एक बार फिर नेपाल में वार्निंग इशू किया गया है कि जो लोग नदी के पास है वो नदी से हट जाए, चाहे वो आम इंसान हो या जो लोग रेस्क्यू और रिलीफ में लगे हुए हैं। क्यों है ऐसा सिचुएशन, हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ के नदी और यहाँ के वैलीज का नज़ारा है, ये जो रिवर सिस्टम है ये भोटेकोशी रिवर सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। त्रिशूली नदी के और भोटेकोशी नदी के ट्रिब्यूटरीज का ये वैली है। 2 दिन पहले जब यहाँ पे पानी का स्तर अचानक बढ़ गया था, ये डाउनस्ट्रीम है, ये काफ़ी नीचे है एपिसेंटर रसुआ से, लेकिन फिर भी यहाँ डाउनस्ट्रीम में भी बॉडीज़ मिली हैं। 30 से 33 बॉडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को यहाँ भी मिली है। तो यहाँ पर भी जो भी नदी के किनारे हैं, नेपाली अथॉरिटीज़ ने पुश मैसेजेस भेजा है क्योंकि यह कनेक्टिविटी का इशू है। तो अगर आपका मोबाइल नहीं भी चल रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आपको ये मैसेज मिलेगा। और इस मैसेज में कहा गया है कि एक बार फिर तिब्बत में जो लेक बन गया था, उसका बांध टूट गया है, उसका बैंक टूट गया है। वहाँ से पानी लगातार रेसुआ में भोटेकोशी नदी में पानी लेकर आ रहा है और वहाँ हालात ऐसे हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत सारा मलबा नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए यहाँ डाउनस्ट्रीम भी जो लोग हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। रेस्क्यू और रिलीफ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि इस वक्त वो हट जाएं, वहाँ से अलग हो जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त पानी का जल स्तर बढ़ सकता है और लोग नहीं चाहते, अथॉरिटीज़ नहीं चाहते कि एक और क्राइसिस हो। इस बीच कुछ अच्छी खबर भी है। करीब 500 लोगों को रसुआ में एक टनल के बीच में से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और रेस्क्यू टीम से निकाल कर बाहर किया है और हमारी बातचीत हो रही है। और इसी बीच यहाँ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बारिश का मतलब यह है कि जिस हाईवे को दोबारा रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ का मलबा एक बार फिर दलदल की तरह बन जाएगा। गीली मिट्टी में जेसीबीज और इक्विपमेंट्स को लेकर गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो नेपाल के लिए चैलेंजेस इस वक्त भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि चीनी की होलसेल कीमतों में करीब 20% की कमी देखने को मिली है और जल्द ही रिटेल में भी दाम कम होंगे। सरकार ने अब चीनी का कोटा 15 दिनों के लिए जारी करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले 1 महीने में चीनी के दामों में भारी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद सरकार ने चीनी के दाम कम करने के लिए कई सारे कदम उठाए। सरकार ने चीनी के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी। इतना ही नहीं, 10 लाख टन चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी। अब सरकार का कहना है कि चीनी के दामों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्स मिल प्राइस में कम से कम 20% तक की गिरावट आई है और जल्दी ही रिटेल के दामों में भी ये गिरावट देखने को मिलेगी। सरकार ने चीनी मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और पाया था कि चीनी घोषणा है वो काफी कम कर रहे थे, लेकिन अब वो चीनी भी निकल करके सामने आ गई है। तो सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने अब कोटा जो सरकार मंथली चीनी का जारी करती है उसको अब सरकार 15 दिन का कर दिया है। तो 15 दिन में सरकार एक बार कोटा जारी करेगी। इससे सरकार को पता लग सकेगा कि चीनी मिले उसको बेच पा रही है, उस कोटा का सही इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी होर्डिंग कर पा रही है कर रही है। तो ये सरकार उसके ऊपर एक्शन ले पाएगी। और चीनी मिलों को कहा है कि अगर आप चीनी किसी को बेच देते हैं तो उसका आपको डिस्पैच 1 हफ्ते के अंदर ही करना होगा। आप उसको अपने पास यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकते। तो सरकार को उम्मीद है कि अगला जो सीजन शुरू होने वाला है उसके अंदर कम से कम 10 लाख टन चीनी का उत्पादन अक्टूबर के अंदर होगा और 45 लाख टन उत्पादन नवंबर के अंदर होगा, जिससे चीनी के दामों में आपको काफी तेजी से कमी देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 8.8% से घटकर 6.7% हो गई है। माइनिंग ग्रोथ 1.6% से घटकर -0.9% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो यह भी 9.5% से घटकर 7.3% दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई ग्रोथ, प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में भी कमी आई है। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ 10.3% से बढ़कर 10.5% हुई है और वाटर सप्लाई, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
अब आपको बता दें, डिफेंस एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लाइसेंस के नियमों में बड़ी ढील देने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब इंटरनेशनल टेंडर की प्रक्रिया काफी आसान की गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए सरकार ने क्या फैसला किया है? देखिए, दरअसल अब तक सरकार का फोकस ये था कि डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट कम से कम किया जाए और डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। अब सरकार का फोकस ये है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करना है, दुनिया के देशों में डिफेंस को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसकी तरफ आज एक बड़ा कदम उठाया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। डिफेंस एक्सपोर्ट के नियमों को आसान किया गया है, उसके जो भी लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको यहाँ पे आसान की गई है। उसमें एक महत्वपूर्ण लाइसेंस लेना पड़ता है डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनियों को, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसको OGL कहते हैं। उसके 3 अलग अलग SOPs होते हैं, उन 3 को मिलाकर के एक कर दिया है ताकि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान हो। ये लाइसेंस 2 साल के लिए दिया जाता था अब तक, लेकिन अब 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए दिया जाएगा, यानी लंबे समय के लिए लाइसेंस रहेगा। लॉन्ग टर्म जो डिफेंस के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको पूरा कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेंडर में जो एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया होती है उसके नियम को भी काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया है। और साथ ही साथ ये लक्ष्य रखा गया है कि इस ओपन जनरल लाइसेंस के तहत अब तक 41 देशों में कंपनियां एक्सपोर्ट कर सकती थी। अब 41 देशों की जो सीमा है उस लिस्ट को हटा दी गई। अब कहा गया अब जिस देश में चाहें वहां पे आप डिफेंस एक्सपोर्ट कर सके, कुछ संवेदनशील देशों को छोड़ करके। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम है और माना यह जा रहा है कि अभी डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 48,424 करोड़ रुपए का है, वो आने वाले दिनों में इस लाइसेंस के नियमों में आसान करने की वजह से और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा बयान है रक्षा मंत्रालय का। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद करने वाले एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैवलिन को भारत अमेरिका से खरीदेगा। इसके लिए आज दोनों देशों के बीच करार हुआ है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। ये कितना अहम है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस डील को आखिर कैसे देखा जाए, बताइए। देखिए, दरअसल इस डील के 2 मायने हैं। पहला मायने यह है तात्कालिक लक्ष्य का है, तो जो अमेरिका में जो मिसाइल सिस्टम बनता है उस मिसाइल सिस्टम को, जेवेलिन मिसाइल सिस्टम को भारत खरीदेगा, इसके लिए करार हुआ है। और इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि ये मिड रेंज के मिसाइल सिस्टम है और ये टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ जो होती हैं उसको नष्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दुश्मनों के जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है, जो टैंक होते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है इस मिसाइल सिस्टम के जरिए। और ये पहले से अमेरिकी सेना में है और युद्ध रणभूमि में इसके टेस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी कारगर माना जाता है। तो ये भारत खरीदेगा, इसको लेके करार हो चुका है। नवंबर 2025 में इसके लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और अब ये करार हुआ है। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी है। सर्जियो गौर ने एक और बात कही जब ये जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी शुरुआत कहें या इसकी तरफ एक बड़ा इशारा है। वे इसलिए भी महत्वपूर्ण दूसरा पहलू यह है कि दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस कॉपरेशन का 10 साल का फ्रेमवर्क साइन हुआ है, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट का। तो मुझे लगता है इसकी तरफ भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में ऐसे समय में जब रिश्तों में वो गर्माहट थोड़ी सी कम हो गई थी, इस तरह से वापस से कारोबार का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक होने की संभावना है। कनाडा दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कनाडा के वित्त मंत्री की बैठक के बाद जारी साझा बयान में इसका ऐलान किया गया। वहां से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूएस के लिए रवाना हो चुकी है। यह दौरा कितना अहम है, जानने के लिए फिर एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री का कनाडा दौरा दोनों देशों के लिहाज से कितना अहम रहा और अब यूएस दौरे पर क्या कुछ निकल कर आने की संभावना है? देखिए, ये दौरा 2 लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पहली बात तो ये कि वित्त मंत्री ऐसे समय में बाहर गई हैं, कनाडा गई हैं और अब यूएस जा रही हैं जब भारत की पूरी कोशिश है कि बाहर से निवेश को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, विदेशी पूंजी को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। इसके लिए नियमों को पहले ही आसान किया जा चुका है, अलग अलग नियम, FDI के नियम हो, FIs के नियम हो। अब वित्त मंत्री का यह दौरा, कनाडा दौरा पर जब गई तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बयान यह निकल कर आया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री के साथ लंबी बैठक हुई
और बैठक के बाद साझा बयान आया। उस साझा बयान में 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात कि दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको कनाडा इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, सेपा कहते हैं, वो इस साल के आखिर तक उसे कर लिया जाएगा, एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। इसकी प्रतिबद्धता दोहराई गई। ये ऐसे समय में जब कनाडा अमेरिका के बीच में तल्खी चल रही है, कनाडा एक अच्छा मार्केट ढूंढ रहा है, और ऐसे में ये कहना कि भारत के साथ हम ये ट्रेड डील जल्द से जल्द करेंगे, इस साल के आखिर तक करेंगे, एक दर्शाता है कि कनाडा भारत के साथ साझेदारी को लेकर के कितना उत्सुक है। दूसरा, इस के साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, निवेश का सहयोग दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। इस पूरे दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, फिनटेक सेक्टर में कनाडा के निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा आमंत्रित किया, कहा कि यहाँ पे आप बढ़ चढ़ कर निवेश कर सकते हैं। और कनाडा के पेंशन फंड शुरू से भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहे। उन पेंशन फंड को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बेहतर माहौल हो चुका है, आप निवेश करिए। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कनाडा के दौरे के बाद वित्त मंत्री निकल गई हैं 6 दिनों के दौरे के लिए यूएस का दौरा भी 2 लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां भी कई सारे निवेशकों के साथ उनकी बैठक होनी है, सीईओ फोरम के साथ बैठक होनी है। इस सब के अलावा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो ये भी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। कैसे रहा आज के बाजार में कारोबार, बता रही है श्रेया। फ्राइडे का सेशन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निफ्टी जहां इन ग्रीन क्लोज हुआ, वहीं बैंक निफ्टी क्लोजिंग फ्लैट हुई है। सेंसेक्स 330 अंक ऊपर क्लोज हुआ है, निफ्टी 84 अंक ऊपर 24,175 के लेवल पर। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की स्पेशली 57,496 के लेवल पर, और मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई आज के सेशन में। जबकि शुरुआत अगर आप देखें ब्रेथ की अच्छी हुई थी। चढ़ने वाले कौन से सेक्टर थे? निफ्टी आईटी शानदार, यहाँ पे तेजी 3.5-4% ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने अच्छा किया है। मेटल्स शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। फार्मा स्पेस ने भी अच्छा किया। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो फ्लैट रहे। ऑयल एंड गैस भी आज के सत्र में फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। ये स्पेस लूजर्स में अगर आप देखें तो डिफेंस थोड़ा गिरा है आज के सेशन में, लगभग 0.5% नीचे। एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट 0.5% नीचे गिरा आज के सेशन में। निफ्टी एनर्जी, ऑटोज, रियल्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है इन नेगेटिव साइड। गेनर्स देख लेते हैं आप। टीसीएस, ऑलमोस्ट सारे गेनर्स आपको आईटी पैक से ही नजर आएंगे। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 2.5, 3.5, 4% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन गिरने वाले में शुमार है आईसीआईसीआई बैंक। श्रीराम फाइनेंस पिछले कुछ सत्रों से क्लोज हुआ है लगभग 1.5% नीचे आज के सेशन में। आईटीसी टूटा आज के सत्र में 1% से ज्यादा, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1% नीचे की क्लोजिंग दिखाई इसने। बाजार कुछ समय से दायरे में फंसा है। सवाल है कि ये क्यों अटका हुआ है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अटका बाजार, किसका इंतजार? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बाजार कुछ समय भले ही एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुल एमटीएफ बुक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ब्रोकर्स के लिए अगर आप देखें ना तो अब एक ये अच्छा, क्योंकि एफएनओ की तो वॉल्यूम्स के तो क्या ही कहने, लेकिन एमटीएफ एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है। जहां से शुरुआत हुई थी, क्या स्केल अप की, और पूरी इंडस्ट्री को आप देखें तो इसका फायदा हो रहा है। अब रिकॉर्ड स्तर पर है। एक 1.51 लाख करोड़ के आसपास जो है अब पूरी बुक यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे भी देख के पता चला कि एनएसई में ही है जितना भी एमटीएफ का कामकाज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनएसई में करीब 1.45 लाख करोड़ की तो जो बुक है वो एनएसई में। बाकी रेसिडुअल जो है करीब 6,500 करोड़ के आसपास, ये आपकी बीएसई में है। अब एक दिन के अंदर आप देखें ना तो पोजीशंस यहाँ पर काफ़ी रिकॉर्ड बढ़ी हैं। 855 करोड़ के आसपास का एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और ये बुक क्योंकि लगातार ग्रोइंग है, ऑल टाइम हाई पर है, तो प्रीवियस वीकली हिसाब से आप देखें तो तकरीबन 2140 करोड़ के आसपास इसमें एडिशन पूरी बुक में देखने को मिला। और मंथली बेसिस पर देखें तो 6,865 करोड़ ये पिछले मंथ के मुकाबले यहाँ पर ही आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक्स की उनकी बात करते हैं जहाँ पर एमटीएफ ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है, पोजीशंस यहाँ पर सबसे होल्ड की गई हैं।
तो ये टॉप नाम है जो आपकी लिस्ट में आ रहा है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास, और भी आगे के नाम हैं, लेकिन आप देख सकते हैं HDFC बैंक है, BSE है, रिलायंस है, जियो फाइनेंस है, BL है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैं MTF इन्वेस्टर्स की। इसके अलावा अगर आप देखें तो TCS, सुजलॉन और नज़ारा जैसे भी नाम है। लेकिन खास बात वहाँ पर रखिएगा कि जहाँ पर एडिशंस आपको एक दिन में सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो इसमें आप देखें तो एक तो वियाश लाइफ साइंसेज, सीक्वेंस साइंटिफिक पहले इसका नाम था, यहाँ पर डील्स भी देखने को मिली। 170 करोड़ के आसपास का एडिशन है। VBL 134 करोड़। ग्रो में बहुत इंटरेस्ट है, 97 करोड़। और हिंदुस्तान कॉपर, इसकी चर्चा हमने बहुत की थी, और 95 करोड़ के एडिशन यहाँ पर है। इंटरेस्टिंगली L&T में भी आप देखें तो MTF इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी की गई है। उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर पोजीशंस को घटाया गया है MTF इन्वेस्टर्स की तरफ से, और बहुत सारे नाम आएंगे। ICICI बैंक है, हिंदुस्तान जिंक है, CDSL है, वेदांता है, तो फोकस रखेगा। लेकिन ब्रोकर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि MTF में लगातार रुझान बना हुआ है और निवेशक जमकर निवेश कर रहे हैं। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों से लेकर बाजारों तक उत्सव का माहौल है। भाई बहन के प्यार और विश्वास के इस खास पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों से राखी बंधवाई। इस दौरान PM मोदी बच्चों के साथ हाथों से दिल बनाते नजर आए और इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की। देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि ये पवित्र त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लेकर आए। PM मोदी ने साथ ही कामना की कि लोगों के बीच प्यार, स्नेह और आपसी भरोसे का रिश्ता हमेशा मजबूत और अटूट बना रहे। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा से सटे इलाकों में महिलाओं और बच्चियों ने BSF जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इन महिलाओं का कहना है कि जब उनके अपने भाई त्योहार पर उनके साथ होते हैं, तब सीमा पर तैनात जवान हजारों परिवारों की सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर खड़े रहते हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से देखिए संवाददाता कोमल की ये रिपोर्ट। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले BSF के जवान यहाँ मौजूद हैं और आज उनकी कलाइयों पर सरहद पर रहने वाली बहनें राखियां बांधेंगी। ये राखियां नहीं है, ये वो रक्षा सूत्र है जो रक्षा सूत्र का प्रमाण ये दे रही हैं कि आप हमारी रक्षा सरहद पर करते हैं तो आपकी भी रक्षा करना हमारा फर्ज है। कहने को तो ये राखी है, रक्षाबंधन है, लेकिन किसी सुरक्षा कवच से ये कम नहीं है। सरहद पर अक्सर हमने देखा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान त्योहारों पर घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऐसे में ये खूबसूरत मैसेज आप देखिए कि सरहद पर रहने वाली ही बहनें यहाँ पर इन जवानों को राखियां बांध रही हैं। आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिल रही है। और ये वो जवान हैं जिन्होंने इन्हीं बहनों की रक्षा करने की कसम खाई, अपने कंधों पर इनकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा लिया और यहाँ सरहद पर अपने घरों को छोड़कर ड्यूटी निभा रहे हैं। आज ये भले ही अपनी बहनों के साथ नहीं है, आज इतने बड़े दिन पर ये अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाएंगे, लेकिन सरहद पर वो बहनें जो हमेशा जिनकी रक्षा ये करते आए हैं, वो बहनें आज यहाँ पर इनको राखी बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। और बहुत खूबसूरत ये देखिए ये तस्वीर है, अपने आप में ही ये वो तस्वीर है कि मुझे लगता है कि ये जो बहनें हैं ये भी बहुत खास महसूस कर रही होंगी कि अगर आप हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तो हम भी आपके हर त्योहार के हर खुशी में आपके साथ शामिल हैं। देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। हम जो बच्ची यहाँ पर आई है उनसे बात करेंगे। आपका नाम? सानवी। सानवी, इनको आप राखी, अब यहाँ आइए ताकि हमारे जवान भाई दिखने चाहिए तस्वीरों में कि आप यहाँ इनको राखी बांधने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप रहती हैं, क्या मन में आया कि इनको राखी बांधनी आज के दिन? क्योंकि इनकी जो बहनें हैं वो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, वो यहाँ से बहुत दूर हैं। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं यहाँ पर आए और इनको राखी बांधे, जिससे इन्हें लोनली फील ना हो, अकेला फील ना हो, इन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर आना चाहिए और इनको राखी बांधनी चाहिए। ये अलग अनुभव है, आप घर नहीं जा पाए हैं लेकिन त्योहार फिर भी मना लिया सरहद पर, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए इनके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इनकी आंखों में मैंने एक चीज जरूर महसूस की है कि घरों की याद भी आ रही है। वो स्वाभाविक है कि जब त्योहारों पर आप अपने घरों पे नहीं होते हैं तो घर की याद जरूर आती है, लेकिन देश की सेवा के प्रति एक जिम्मा जो इनका है वो यहाँ पर इनके जज्बे में हमेशा ही यहाँ पर देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असली पनीर जैसे दिखने वाले एनालॉग पनीर पर हाल के दिनों में कई राज्यों ने एक्शन लिया है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि फूड रेगुलेटर फसाई इस पर देश भर में रोक लगाने पर विचार कर रहा है। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। एनालॉग पनीर दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा, लेकिन यह दूध से नहीं बना। दूध की जगह एनिमल फैट, स्टार्च, स्टेबलाइजर, स्किम्ड मिल्क पाउडर और प्रिजर्वेटिव मिलाकर असली पनीर जैसी बनावट तैयार की जाती है। इसे इतनी सफाई से बनाया जाता है कि आम खरीदार असली और नकली पनीर में फर्क नहीं कर पाते। हाल ही में महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में एनालॉग या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। लेकिन एनालॉग पनीर में ऐसा क्या है कि राज्यों को ऐसे कदम उठाने पड़े? रेगुलर कंजम्पशन, स्पेशली पुअर क्वालिटी ऑयल के साथ एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट, वेट गेन, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिस्क बहुत बढ़ रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कस्टमर को बताए बिना इसे रियल पनीर खिलाकर दिया जाता था। एंड यस, स्ट्रिक्टर एक्शन इज अ गुड स्टेप बिकॉज ऑल्टरनेटिव फूड बेचना गलत नहीं है, लेकिन फेक नाम पे बेचना बहुत गलत है। फसाई के नियमों में अब तक एनालॉग पनीर बनाने पर रोक नहीं है, लेकिन इसे पनीर कहकर बेचना गैर कानूनी है। लेकिन इसके बढ़ते मामलों के बाद रेगुलेटर एनालॉग पनीर बनाने वाली इकाइयों के लिए केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। जब तक ये नियम नहीं बन जाते, एनालॉग पनीर पर पूरी तरह रोक लग सकती है। असली पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा, ये पता लगाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए आधा दर्जन से ज्यादा राज्य पहले ही एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा चुके हैं। अब फूड रेगुलेटर एफएसएसआई इस पर पूरे देश में रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, कम से कम तब तक जब तक इसको लेकर पूरे रेगुलेशन नहीं बन जाते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। क्या आप सितारों में यकीन करते हैं? अगर हाँ तो फिर जरूर जुड़िए हमारे साथ शाम 5:57 पर, जहां सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से सितंबर में आपके लिए कहां बनेंगे निवेश के शानदार मौके, अगर कोई दिक्कत है तो क्या करना होगा उपाय, और बहुत कुछ। निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला सिर्फ CNBC आवाज पर।